मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है चैट बॉक्स में, आप इसको देखो और फटाफट करो इसको। 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। सर अटेंडेंस लगा दीजिएगा रोल नंबर 40 का। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट दे दो, यहाँ पर जो रोल नंबर आएंगे मैं उनको अटेंडेंस दे दूंगा, ठीक है। ओके सर।
सर लिंक दोबारा सेंड कर दीजिए सर। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। बताओ। हाँ सर बताओ। आपने अटेंडेंस ले ली होगी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी जस्ट अभी ज्वाइन। सर सक्षम चौहान हाँ 37 रोल नंबर। सक्षम सक्षम मैंने अभी सरप्राइज टेस्ट ले रहा हूँ, तो उधर आप दे दो, उधर मेरे पास आ जाएगा अटेंडेंस। ठीक है, उधर रोल नंबर आपको मुझे पता चल जाएगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है। ओके सर। ओके।
अभी सबमिट करिए, बहुत टाइम हो गया, 5 मिनट। अभी ये जो सरप्राइज टेस्ट है मेरे ख्याल से 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लिया जा सकता। कोई खास इसमें कैलकुलेशन भी नहीं था। कल बता दीजिए सर, जो हाँ क्लास क्या खत्म हो गई थी। क्या? न्यूमेरिकल सर, नहीं, कल जो न्यूमेरिकल बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ अभी। आप लोग जल्दी सबमिट करो, अभी बहुत टाइम हो गया। हाँ, इसमें क्या क्या डाउट है अभी बता दो मुझे, तो फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। हाँ, नहीं सर, डाउट नहीं है सर, नहीं भूल क्या जाता है मतलब, इसमें। अभी क्या प्रॉब्लम है? देखो मैंने जो है इसमें बता दिया था आपको, कैसे यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट करनी है वो बता दिया था, और इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेशन भी तो बता दिया था मैंने लास्ट में, कि कैसे ये 33,120 आया कैसे। अच्छा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओके ओके, ये अभी अभी ठीक है। यस सर। ठीक। सर एक बार शॉर्ट में फिर से समझा दीजिए जल्दी। हाँ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट में बता रहा हूँ। अरे, हाँ अभी देखिए, यहाँ पर जो मिस्टर सी वाला केस है, वो जैसा कल पूछा था तुमने, तो वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। मिस्टर सी का जो केस है, यहाँ पे जो बेसिक पे इनको मिल रहा है वो है 15,000, ठीक है। उसके बाद जो इनका डियरनेस अलाउंस है, दैट इज 50% ऑफ फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो यानी हम लोग को यहाँ पर सैलरी केवल 50% लेना है, ठीक है। इसका रीजन आप लोग को पता ही होगा क्यों लेना है। तो यहाँ पर ये 2,000 रुपये ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 15,000 प्लस 2,000 यानी कि 17,000 रुपये आपकी जो है ये सैलरी हो गई। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, क्योंकि टोटल टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 12 मंथ्स, इंटू 12, ठीक है। तो आपका जो बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस वो करने के बाद आपकी जो सैलरी आ रही है कितनी आ रही है, 17,000 इंटू 12, यानी कि, एक सेकेंड, 17,000 इंटू 12, 2,04,000, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या करना है, अभी इसमें मुझे कमीशन भी ऐड करना है। तो कमीशन वाला पार्ट कितना है, 2% ऑफ 10 लाख, यानी कि 20,000, तो प्लस आपका हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो इधर आपका आ गया 2,24,000, 2,24,000, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? तो ये आपकी हो गई सैलरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल या टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जब भी आप टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करते हो, तो उस समय जो आपको सैलरी की जरूरत पड़ती है
वो सैलरी आ गई, मतलब कि वो सैलरी क्या होती है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। तो मैंने इतनी बार बताया है कि रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी से मतलब है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन, और कमीशन भी फिक्स्ड होना चाहिए और सेल पर होना चाहिए। तो ये आपकी सैलरी आ गई। अभी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है आपका 5,000 रुपीज पर मंथ। नीचे चला गया, हाँ, 5,000 रुपीज पर मंथ ये आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये पूरे 12 मंथ का कितना होगा, 12 × 5 यानी कि 60,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास सैलरी आ गई, आपके पास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी मुझे दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है, पहले कितना अलाउ किया है, 12% तक, 12% तक आपका एग्जेम्प्टेड है। तो आप निकालिए 12%, 12% ऑफ 12% ऑफ 2,24,000। सैलरी आपकी 2,24,000 है ना। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 2,24,000 into 12 into 12 divided by 100, 26,880। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर आपके पास आ गया जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आपको पता चल गया, जो लिमिट है वो आपको पता चल गया। तो आपको क्या करना है, 60,000 जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना, जो आपका लिमिट है 26,880। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आ जाएगा -60,000, 33,120। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये पूरा कैलकुलेशन है मिस्टर सी के लिए। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर पहले सैलरी कैलकुलेट किया मैंने, उसके बाद मैक्सिमम जो लिमिट है वो पता किया, और उसके बाद दोनों का डिफरेंस अमाउंट जो है ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल, आपका टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड अमाउंट है। ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए दिया गया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर हर जगह इंटरेस्ट आपका 9.5% से कम है, चाहे मिस्टर ए के लिए बात करूं चाहे बी या सी। ठीक है, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट 9.5% से ज्यादा होता तो जितना ज्यादा वाला पार्ट है वो इसमें जो 33,120 है वो इसमें और ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड किया। ठीक है, अभी और बताओ क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इस क्वेश्चन में? सर ये 12% वाला बता दीजिए। 12% मैंने जैसे पहले बताया था, 12% हमेशा जो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है आरपीएफ, वहां पर जो लिमिट है वो है 12% ऑफ सैलरी, मतलब 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी एम्प्लॉयर, देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसमें ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं उस फंड में। तो जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस वो तो कभी भी टैक्सेबल होगा नहीं, क्योंकि वो अपने पार्ट से अपनी सैलरी से वो चीज दे रहा है। ठीक है, तो और जो टैक्सेबल होगा वो एम्प्लॉयर के लिए होगा टैक्सेबल। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो वो टैक्सेबल कितना होगा, 12% के ऊपर, 12% के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का वो आपका उसी ड्यूरेशन के लिए, उस जिस ड्यूरेशन में उसने कंट्रीब्यूट किया है उसी ड्यूरेशन में वो टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, देखो प्रोविडेंट फंड के केस में हम लोग दो बार उसकी टैक्सेबिलिटी चेक करते हैं, टैक्सेशन करते हैं दो बार। एक टाइम पर तब
जब उसको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जब आप जॉब में हो और उस समय उस फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर उधर कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपको उधर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और एक टाइम होता है जब आप उसका टैक्सेशन करते हो या उसकी टैक्स जो भी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करते हो, जब वो प्रोविडेंट फंड मैच्योर होता है या जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है, जिस समय उसको लमसम अमाउंट मिलता है, उस समय हम फिर करते हैं। उस समय जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोविडेंट फंड लिया है, फिर उस हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी उसकी चेक करते हैं कि कितना अमाउंट उसमें टैक्सेबल है, कितना एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जिस समय आप एम्प्लॉय हो, जिस समय आपको सैलरी मिल रही, उस समय जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कितना टैक्स फ्री है, वो उसकी बात कर। क्लियर है? तो इसके यस जो सर। जो भी कैलकुलेट, इसके एक बार जरूर इसको देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं प्रोविडेंट फंड के। जैसे कि केवल प्रोविडेंट फंड के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, या फिर अगर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए तो उसमें तो सब कुछ पूछ लेंगे आपको, अलाउंसेस, परक्विजिट्स और ये प्रोविडेंट फंड सब कुछ मिलाकर पूछेंगे, ठीक है। तो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी दो छोटे छोटे प्रोविडेंट फंड और हैं, लेकिन इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, such schemes are those that are started by employer and employees in the establishment but are not approved by the commissioner of income tax। मतलब recognized provident fund में क्या होता था, वो जो भी इनकम टैक्स कमिश्नर है उसको अप्रूव करते थे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन यहाँ पर आर नॉट अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सिंस दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। Unrecognized provident fund schemes have different tax treatment as compared to RPF। मतलब जो recognized है उससे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। सबसे पहले देखते फर्स्ट पॉइंट, these are not recognized by commissioner of income tax। second point, employer contribution is not treated as income in the year of investment। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हो, hence not taxable in the specific year, so it is tax free in the year of contribution। केवल जिस जिस ईयर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस ईयर वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब जो भी एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जिस ईयर, अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो वहां वो टैक्सेबल नहीं है। मगर वो टैक्सेबल कब होता है, जब वो लमसम अमाउंट उस एम्प्लॉय को मिलता है। अभी आगे वही बताएंगे। द टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अवेलेबल। अभी यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलता है अंडर 80C। 80C अभी हम लोग को पढ़ना है, जब हम लोग सारे हेड्स पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो डिडक्शंस दिया जाता है। देखो दो तरह के डिडक्शंस होते हैं, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी पे डिडक्शन, वो हम लोग ने पढ़ लिया। और एक डिडक्शन होता है वो सबसे लास्ट में, मतलब जब हम टैक्सेबल इनकम एक इंडिविजुअल की कैलकुलेट करते हैं, जब सारे हेड्स हमको पता होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जब सारे हेड्स हम लोग को पता चल जाते हैं सारे हेड्स में कितनी इनकम टैक्सेबल इनकम है उस इंडिविजुअल की, उसके बाद हम वो डिडक्शंस देते हैं, ठीक है। तो उसकी खैर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है 80C में इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता अगर किसी एम्प्लॉय ने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिया हुआ है। किसको मिलता है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अर्न in is treated as interest earned is not treated as income in the year it is credited। मतलब सेम जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट है वही इंटरेस्ट क्रेडिटेड का ट्रीटमेंट है यहाँ पर, मतलब उसको भी हम इनकम की तरह नहीं मानते, और एंड हेंस नॉट टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब भी आपका वो प्रोविडेंट फंड जो फंड है वो मेच्योर हो रहा हो, रिडेम्पशन, रिटायरमेंट, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ट्रीटेड एज सैलरी इनकम। जब वो मेच्योर हो रहा है, जब वो पैसे एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, उस समय वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा और सैलरी इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, एंड चार्जेबल टू टैक्स। हाउएवर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप उसको वहां पर टैक्स नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी एम्प्लॉय ने टैक्स पे कर दिया होगा ना, सैलरी जो उसको मिल रही होगी उसी में से उसने कंट्रीब्यूट किया होगा,
तो सैलरी तो उसकी टैक्सेबल थी, तो उसलिए वो पार्ट उसका टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और यहाँ पर क्या है, जो भी एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका जो भी इंटरेस्ट है वो सब तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी की तरह ट्रीट होगा, लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, वो अमाउंट आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का अगर है, अगर आप किसी क्वेश्चन में देखते हो कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और वो फंड मैच्योर हो रहा है, तो जब वो मैच्योर हो रहा है फंड, उसी समय आप उसको टैक्सेबल इनकम में काउंट करोगे। अगर नहीं मैच्योर हो रहा है या फिर नहीं रिटायर हो रहा है वो एम्प्लॉय, तो आपके लिए वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट में पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके बारे में शायद आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, पीपीएफ। ठीक है, यहाँ पर कोई